Myself Tushar Pandey, and I've been invited by UPSC Times to tell about my journey about clearing the examination, that is the UPSC CAPF examination for the assistant commandant uh, for the year 2023. I scored rank 158 in this examination. A brief introduction from my side. I was born and brought up in Lucknow. I did my early schooling from CMS. After that, I moved to Delhi University. I completed my graduation in history, history honors, and then I completed my masters in the same discipline. Currently, I am doing law from Faculty of Law, Law Center 2, and so yeah, this was a brief about my journey. Now, I will tell you about my UPSC preparation. How I started my UPSC preparation, and so I started my preparation in 2020. 2020 में मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू करी थी, सिविल सर्विसेज और CAPF की साथ में ही चालू करी थी प्रिपरेशन। और उसके बाद 2020 के बाद 2023 में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था सिविल सर्विसेज का, जिस CAPF का, जिसको मैंने क्लियर किया। और this exam is conducted in 3 phases, as most of you will be aware about it. Paper 1, Paper 2, both of them are conducted on the same day. उसके बाद हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो दोनों ही पेपर्स को मिलाने के बाद इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ने से फिर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले अपनी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी और पेपर 1 में मैंने क्या बुक्स यूज़ करे हैं और पेपर 1 में कैसे मैंने पढ़ाई करी है वो शेयर करता हूँ। दिस सेशन, द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेशन वुड बी केप्ट बाइलिंगुअल। ये ऐसा मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, मैं हिंदी और इंग्लिश के बीच में स्विच करता रहूँगा। तो पेपर 1 में सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर आस्क्ड इन पेपर 1 आर 7 इन नंबर अकॉर्डिंग टू मी। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। अब पॉलिटी के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको और कोई जगह नहीं जाना है, सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है। जो भी पॉलिटी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं पॉलिटी से, उसमें से आप 15 से 16 सवाल आसानी से लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं। अपने को ये नहीं देखना है कि हम सारे 20 के 20 सवाल कर लें। अपने को क्या करना है कि मैक्सिमम रिटर्न ऑफ अपने एफर्ट पे हम कहाँ से ले सकते हैं। जब हम बिजनेस भी करते हैं तो हम एक ROI देखते हैं, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लक्ष्मीकांत से ही अपनी पॉलिटी को रैप अप कर देंगे। और ज्योग्राफी के बारे में फिर से इसमें 15 से 20 सवाल आते हैं ज्योग्राफी में, एंड यू गॉट टू टेक केयर ऑफ ज्योग्राफी बाय 2 things. I'll say you need to go by the NCERTs of class 11th and 12th, and then you need to mix it up with GC Leon. हिस्ट्री का डिस्कशन अभी मैं थोड़ा लास्ट में करूंगा क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 2 मिनट के लिए रुके। साइंस एंड टेक में आई से कि साइंस और टेक्नोलॉजी को हम ज़्यादातर तो करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं। हर महीने मैगजीन आती है, उसको हम साइंस को कवर कर सकते हैं, और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, अराउंड 30 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला करके, ठीक है। तो उसके लिए आप 9th और 10th की NCERTs को पढ़िए और क्वेश्चंस को प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है उसी के हिसाब से
अपना बनाते चलें। एनवायरनमेंट के लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, एक यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं, शिविन चौधरी सर, ठीक है। और उन्होंने एनवायरनमेंट का एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कोर्स करवाया, बट क्योंकि एनवायरनमेंट का धीरे धीरे वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो आई विल से दैट इफ़ यू वॉच दैट कोर्स, आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो आपके आंसर हो जाएंगे। Now, as far as maths and reasoning are concerned, I'll say the basic topics of maths, which include the algebra, which includes the arithmetics, आप उनको करिए, ठीक है। जो आप कभी भी YouTube पे अगर आप algebra और arithmetic के वीडियोस डालेंगे, तो आपको इजीली जो है मिल जाएगा काफ़ी सारा कंटेंट, उसको आप वहाँ से कवर कर लीजिए। आपके 5 से 6 सवाल आते हैं वहाँ पे, ज़्यादा आपको ध्यान उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको ये सोचना ज़रूरी है कि हम अपना टाइम पॉजिटिवली कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर सवाल आपके जब आ रहे हैं साइंस और हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी से, तो मैथ्स में आप लिमिटेड टाइम ही दो। और अब बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में 2 तरीके के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। कुछ दिन से मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस का लेवल जो है यूपीएससी ने बढ़ा दिया है। तो यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के लिए यू कैन रेफर टू अ बुक दैट इज़ दी विवेक सिंह सर्स बुक। सो ये बहुत ही कंसाइज बुक है। इसके शुरू के ही 6 चैप्टर्स अगर आप पढ़ लें, तो आपका मैक्सिमम जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमी की जितनी भी बेस है आपका, वो डेवलप हो जाएगा, और आप वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये रहा पेपर, अब ये रहा आपका पेपर 1 का पूरा लेखा जोखा कि भाई आपका कितना आता है और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा-सा इसमें आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके बारे में भी बताऊँगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि पेपर आप 2 बारी में अटेम्प्ट कीजिए, या पेपर आप 3 बारी में अटेम्प्ट कीजिए। मैं ये कहता हूँ, दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग दैट इफ यू डोंट नो अबाउट सर्टेन थिंग्स इन द क्वेश्चन पेपर, ओके, सो आप उसको स्किप करिए। पहले तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने क्वेश्चन 1 उठाया, अब उसमें 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो आपको वो 100% आता होगा, या आपको वो 50-50 आता होगा, कुछ आइडिया होगा आपको, आप उसके कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे होगे। हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चंस बिल्कुल ना आते हों, टोटली आपके एम्बिट के बाहर हों, आपने नहीं पढ़े हों वो क्वेश्चंस। सो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने वो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आप उसे स्किप कीजिए पेपर 1 में। अगर आप उसमें कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हैं और आप 50-50 में पहुंच पा रहे हैं, what I mean to say is that you are able to eliminate 2 wrong answers and you are able to keep 2, you have to guess between 2 answers. So what you got to do is आप उसको वहीं पे अटेम्प्ट कीजिए। दिस वाज माय स्ट्रेटजी, इज टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस एट द वेरी प्लेस, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू थिंक मोर अबाउट दोज क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स, और फिर वो आपका बर्डन भी बढ़ाएगा। सो आप उनको वहीं पे अटेम्प्ट कीजिए देन एंड देयर, ठीक है। डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब सर्टेन क्वेश्चंस आर देयर इन विच यू आर ओनली एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन। अब जब आप एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं उस सवाल को, ठीक है। और जो आपको आता है उसको तो आप मार्क करिए ही करिए, ठीक है। अब ऐसे करते-करते पहले 1 घंटे में आपको अपने सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना है। जब व्हेन यू विल बी वेरी फास्ट विद द रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस, तो आप एक बार में 1 घंटे में आप एक बार अपने पेपर को पढ़ लेंगे। अब आपके पास पूरा 1 घंटा है अपने पेपर को दोबारा से जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं 33% एक्यूरेसी वाले, आपके जो 33% आपने एलिमिनेट किए हैं ऑप्शंस उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पेपर 1 की। अब पेपर 2 की जो बात है कि पेपर 2 को लेकर के लोगों के मन में डाउट बहुत सारे रहते हैं, जैसे आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर, और आई विल से दैट हमारे टॉपिक्स में रिवीजन हो जाते हैं, सर पढ़ें क्या, करें क्या। सो when it comes down to paper 2, I would like you people to know that I was only scoring 124 in my first paper, है ना। Few of my colleagues who have cleared this examination have scored very high in paper 1. I scored very high in paper 2.
considerably. I scored 106 this time. So I'll say that paper 2 was one of the saviors which saved me from very above average marks in paper 1. So how can you improve upon your paper 2? See, paper 2, you've got different sections of English language. How I used to prepare for paper 2 is I was very thorough with my newspaper. I used to read the Hindu on a regular basis. Whatever the current topics that used to come in the Hindu, I had a brief knowledge about it. After brief knowledge about it, I used to write things uh, in the blank papers whenever I read those topics. So now I would like to tell you how you have to attempt the paper of paper 2. You need to start your paper. हाँ ठीक है, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, हिंदी में स्विच करता हूँ। दूसरे पेपर को आप जब अटेम्प्ट करना चालू करेंगे तो आप पीछे से उसे चालू कीजिए, जिससे आपको जो ग्रामर पोर्शन है वो आप जल्द से जल्द ख़त्म कर पाएंगे। जब आप जल्द से जल्द ग्रामर पोर्शन को ख़त्म कर पाएंगे तो आप अपना बाकी टाइम जो है वो बाकी पोर्शंस को डिवोट कर पाएंगे। जैसे आपने ग्रामर ख़त्म कर दी 10 से 15 मिनट के अंदर, फिर आप उसी पेपर में रिवर्स चलते हुए आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स लिखिए, प्रेसी पढ़िए, प्रेसी की समरी बनाइए। प्रेसी की समरी बनाने के बाद आप सीधा जो है रिपोर्ट राइटिंग पे जाइए, रिपोर्ट राइटिंग के बाद आर्ग्यूमेंट्स पे जाइए, और आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि लास्ट का 1 घंटा आपके पास बच जाए ऐसे लिखने के लिए, ठीक है? अब बाकी सारी चीज़ों के फॉर्मेट और बाकी सारी चीज़ों के को कैसे लिखना है उसके लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैंने एक चीज़ देखी है जो ऐसे के लिए रिक्वायरमेंट लोगों को नहीं पता है। ऐसे इज़ जस्ट लाइक यू हैव टू मेंटेन अ फ्लो। एक आपका एक ठहराव होना चाहिए जब आप लिख रहे हैं, कि हैपहैज़र्डली कोई भी चीज़ जो है वो पॉप अप नहीं हो जानी चाहिए जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो। अब जैसे एक बेसिक तरीका मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा आपको, कि जैसे आपको एक एग्जांपल आया कि आज के युग में इंटरनेट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसके क्या पॉजिटिव्स हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस, सो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इंटरनेट के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और बिहेवियरल, कल्चरल और एनवायरमेंटल जितने भी इश्यूज़ हैं और जितने भी सॉल्यूशंस हैं, मैं उसको सबको जो है डिफरेंट डिफरेंट वेज़ में एड्रेस करूँ। ठीक है? अब एक बेसिक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इंट्रोड्यूस करने के बाद किसी टॉपिक को, जो जब कनेक्ट आप लाते हैं, एक कनेक्टिंग लाइन अपनी लाते हैं कि आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर उसके बाद आप एक-एक पैरा में सब कुछ को एड्रेस कर दें। ठीक है? अब अगर आप इस तरीके को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो दूसरा एक तरीका ये भी है कि आप एक फ्लोरल वे में लिखें। ठीक है? जैसे कि अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, तो आप उस चीज़ को भी डाल सकते हैं। बट जैसे आपको किसी के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो ये एक बेसिक तरीका है जिससे आप चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। 4-5 आपके पास पॉइंटर्स हो गए, आपको पता है कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की इम्पोर्टेंस ऐसे में बहुत है। जैसे आपको पेपर 2 मिला, आपने पेपर 2 में आपने पहला पन्ना देख लिया, ठीक है? अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको लास्ट से अटेम्प्ट करना है, बट आपने पहले शुरू में ऐसे के 1-2 ऐसे आपने देख लिया और आपको पता है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो क्यों ना आप वो पॉइंट्स भूल जाएँ, इससे अच्छा बेहतर ये रहेगा कि आप अपने पीछे वाले पन्ने पे वो पॉइंट्स जो है आंसर स्क्रिप्ट के लिख लें। क्वेश्चन पेपर पे तो वो नहीं लिखने देते हैं, दे बेसिकली पेनलाइज़ यू फॉर दैट। मेबी आपकी वहाँ पे इन्विजिलेटर से बहस हो जाए, उसको अवॉइड कीजिए। बट आप अपने आंसर स्क्रिप्ट का जो लास्ट पेज है उस पे लिख लीजिए, आपको क्या-क्या पॉइंट्स को एड्रेस करना है। और किसी भी ऐसे को अटेम्प्ट करने से पहले आपको 2 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी ही है। आप वहाँ पे मतलब पेन को रोक करके ये नहीं सोच सकते हैं कि अब मैं आगे क्या लिखूँ, ठीक है? आपका एक फ्लो में आना चाहिए आंसर। आप पीछे जो है जा कर के पन्नों पे बना लीजिए कि यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, देन उसके बाद यू आर गोइंग टू पुट दिस कनेक्टिंग लाइन, देन यू आर गोइंग टू पुट दिस पैराग्राफ, व्हाट आर द पॉलिटिकल थिंग्स, व्हाट आर द इकोनॉमिक थिंग्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सोशल कल्चरल थिंग्स। तो आप उसको डालते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? अब इसमें एक वैल्यू एडिशन की बहुत बात होती है कि सर हम अपने ऐसे को डिफरेंट कैसे दिखाएं दूसरों के कंपैरिजन में। तो इसके तो देखिए 2-3 ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसमें डेटाज और फिगर्स डालिए, ठीक है? अब वो आप दूसरी बात आएगी कि डेटाज और फिगर्स कहाँ से मिलेंगे। तो विजन आईएएस की मैगजीन आती है और उसमें वो जो डेटा और फिगर है वो उसको लिखते हैं
और हर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले वो डेटा और फिगर दे देते हैं। ठीक, तो आप डेटा और फिगर्स वहाँ से देख लीजिए। दूसरी चीज़ आपका क्या आएगा कि आपको अगर स्पेसिफिकली उस चीज़ के बारे में कोई पता है, जैसे इस बार जो है ट्राइबल मूवमेंट पे क्वेश्चंस आ गए थे, तो जो भी हिस्ट्री बैकग्राउंड से है उसको उसको इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि वो ट्राइबल मूवमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स को डिस्कस कर सकता है कि भाई पहले ट्राइबल मूवमेंट जो था वो एक अलग सा था, फिर थोड़ा सा सोसाइटी से कट करके था, फिर उसके बाद उसको सोसाइटी में जोड़ा गांधीयन एरा के टाइम पे, तो उस चीज़ को भी आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं अपना फ्लो। और ऐसे को जो है 20 मिनट में एक ऐसे आपका ख़त्म होना चाहिए। जा बहुत ज़्यादा अगर ख़त्म हो रहा है तो 20 मिनट में, नहीं तो 15 मिनट आर इनफ फॉर डूइंग एन ऐसे। आप उसको कीजिए और इसे पेपर 2 की आपकी स्ट्रैटेजी जो है, और अटेम्प्ट आपको पेपर 2 ऐसे ही करना होगा। और इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि आप पेपर को रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। जब आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी तो आप बेशक पेपर को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से अप्रोच कर पाएंगे। और पेपर में आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी पेपर उठा सकते हैं। और अब मैंने हाँ हिस्ट्री पेपर 1 में छोड़ दिया था कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो यार, मेरा हिस्ट्री में मास्टर्स तक का बैकग्राउंड है, फिर भी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल दैट आई एम आल्सो नॉट एबल टू अटेम्प्ट द 23-25 क्वेश्चंस जो सारे आते हैं, वो मैं सारे नहीं अटेम्प्ट कर पाता हूँ। ये पिछली बार वाले अटेम्प्ट में ही मैंने 14 से 15 सवाल मुझे आते थे जिनके बारे में मैंने सुना हुआ था, उसमें से भी 12 ही सही हुए थे मेरे हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री के लिए तो देखो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, बट आई विल से कि हिस्ट्री की जो अप्रोच है, आप सबसे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री एक किताब स्पेक्ट्रम पढ़ी हो जाएगा, ज़्यादातर चीज़ें आपकी हो जाएंगी स्पेक्ट्रम से। फिर दूसरी चीज़ आपकी आ गई कि अब बात आई एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात आती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो एक रूल होता है कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम 20% ऑफ द टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर आप मौर्यंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, महाजनपद्स, वैदिक एज और ये पोस्ट मॉडर्न को पढ़ लेते हैं, तो इससे ज़्यादातर सवाल आ जाते हैं, कि ज़्यादातर सवाल बन जाते हैं। काफ़ी सवाल बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से भी बन जाते हैं, तो वो थोड़ा कल्चर का इंटरमिक्स होता है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए, और इनको करने के पीछे आपका जो एफर्ट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पे आपको रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक फॉलो करनी है। Now people will ask what's the reverse engineering technique. So I'll say that reverse engineering works on this basic factor that you read the questions which have been asked by the commission. Now the commission has asked a certain question, that who is the writer of let's say so and so book. Now he has given you 4 options. Now what you have to do is, you need not be you need to be aware of all the 4 options, because it is a previous year question for you. That is a sample space for you. अब what you have to do is use this sample space, और वो चारों राइटर्स ने कौन कौन सी किताब लिखी है, अब आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए आने वाले समय के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग दैट पीवाईक्यू, आपको उस ऑप्शन पे रिसर्च भी करनी है। अब उस रिसर्च के लिए आपको ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाना है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्या बोलते हैं बुक्स निकाल रखा है पीवाईक्यूज का, जो उसके बाद वो क्वेश्चन के बाद अपना खुद ही एनालिसिस देते हैं। तो आप उसी से उस एनालिसिस को पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा खोजने वोजने की ज़रूरत नहीं है। एक one person has asked this question, that how to deal with grammar portion. So I basically didn't face this problem of dealing with grammar portion, because I was from ISC उस टाइम पे। So I'll say that grammar के लिए Warren Martin is a very good book, and also whatever books are currently being taught in class 12th, ठीक है, ग्रामर पोर्शन के लिए, दैट्स द सेम पेपर। ओके, तो आप उससे ना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप वॉइसेस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए क्वेश्चंस को। और प्रपोजिशंस के लिए, फ्रेजल वर्ब्स के लिए देयर वाज दिस बुक आती है, वो अपनी क्या बोलते हैं, वेरन मार्टिन में भी आपको मिल जाएंगे फ्रेजल वर्ब्स। और जो भी क्लास 12th में इस समय डिसिप्लिन में बुक्स चल रही हो,
आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आप उसको चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स की भी आपको किताब मिल जाएगी, प्रपोजिशंस के आपको रूल्स मिल जाएंगे, तो आप बहुत इजीली उस चीज़ को टैकल कर लेंगे। ओके, हाउ टू डील विद फोबिया? फोबिया ऑफ व्हाट? जस्ट स्पेसिफाई द फोबिया ऑफ व्हाट? ओके, नितिन कुमार इज आस्किंग फिजिकल क्लियर करने के लिए आपने ट्रेनिंग कैसे किया? अरे उस पे आता हूँ यार, वो तो मतलब अलग ही कहानी है। फिजिकल क्लियर करने के लिए तो भाई मेरे लिए इट वाज नॉट दैट इजी टू क्लियर द फिजिकल, बिकॉज आई हैड लिव्ड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफ़ी दिन से व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर से यूपीएससी। सो मैंने तो यार मतलब रिजल्ट आने के बाद आई डिड अ लॉट ऑफ रनिंग, और मैंने पहले स्टैमिना रनिंग ही करी थी, और फिर उसी के बाद स्टैमिना रनिंग से एनहांस करके 100-200 मीटर्स के स्प्रिंट जो है वही मैं मारने लगा था। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी लॉन्ग जंप में, और एक बहुत ही स्पेसिफिक सी स्टोरी है कि मेरा लॉन्ग जंप थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, और मेरे लॉन्ग जंप में लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 लोग क्लियर हुए थे हमारे बैच से, बाकी सारे बाहर हो गए थे। एक मेरे साथ थे सर थे, वो एसआई हैं अभी बीएसएफ में, उनका भी सीएपीएफ क्लियर हुआ है, रिजर्व लिस्ट में उनका नाम है, वो थे और मैं था। तो ये आप इत्तेफाक बोले कि ये आप अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ बोले, कि मैंने ये माना कि जब इनका नहीं क्लियर हो रहा है ये एग्ज़ाम, इनका इनके 2 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ है जंप, तो ये तो पूरी एक फोर्स के बीएसएफ इतने दिन से हैं, ठीक है, तो मैं कैसे तो फिर उन्हीं से मुझे कॉन्फिडेंस आया, और उनका जब क्लियर हुआ तो मैं उनके जस्ट पीछे था, तो मैंने अपनी पूरी जान मार दी वहाँ पे, और मेरा भी जो है लॉन्ग जंप फिर उसके बाद क्लियर हो गया। तो फिजिकल की तो तैयारी यही है कि आप अपना पहले तो स्टेमिना बिल्ड कीजिए, और जितना आपका वजन है उस वजन को थोड़ा काटिए। अगर आप अंडरवेट हैं तो बढ़ाइए, और ओवरवेट हैं तो आप घटाइए, ठीक है। हाँ, तो एक शुभम पाटिल जी सवाल पूछ रहे हैं कि आई प्रिपेयर फॉर सीएससी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स, आई लुक फॉर बैकअप ऑफ सीएपीएफ। अरे यू केम टू द राइट सेशन ब्रदर। I also gave 3 attempts to UPSC. Sadly, I am not able to clear the examination abhi tak. And I'll say that CAPF is one of the very good backups for CSC. Backup bhi nahi hai, you can say it as plan B, because backup is something like which you can do it under all circumstances. This is also a competitive exam, so chances of getting in are very minuscule, to be very honest. But this is one of the examinations, if you are prepared for CSC, it might not be that difficult for you to clear this examination, or so yeah, that's the thing. Baki, now I'll address the issues of what NCRTs to read and how to read NCRTs. So there's this question that I should read NCRTs from class 6th, I should read NCRTs from class 9th, or sir I should only read NCRTs of class 11th and 12th. So basically examination may I'll say that NCRT is required, the from where the questions will be framed, those are the NCRTs of class 11th and 12th, and science के लिए 9th 10th, ठीक है। तो आप 6th से तभी एनसीईआरटी को पढ़ो जब आपका बेस बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, अब आपको ये भी नहीं पता है अगर कि प्रेसिडेंट भारत में होता है, ठीक है, तो आप चलो जाओ आप 6 से एनसीईआरटी पढ़ लो, बट उसके अलावा तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी कुछ आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली 11th और 12th की एनसीईआरटी पे ध्यान रखिए। हिस्ट्री के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज जो तीनों हैं, थीम्स ऑफ हिस्ट्री करके अब नई किताब आ गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं तमिलनाडु बोर्ड के साथ, और तो एनसीईआरटीज आपको वही 11th और 12th की ही पढ़नी है। अब अगला एक सवाल जिससे हमें डील करना है, इंटरव्यू पे अभी आ रहा हूँ यार, इंटरव्यू पे अभी आता हूँ। हाउ टू बैलेंस पर्सनल लाइफ एंड प्रिपरेशन लाइक फैमिली प्रेशर एंड रिलेशनशिप? यार सुमित भाई, you fighting battles on 3 fronts over here. I'll say that you keep
the two fronts at status quo. Whenever, like, change is tough, I'll say. Whenever you're preparing for the examination, I'll say, if your situation changes abruptly during the preparation of that examination, so then the things go wrong. अब if you are in a relationship, just maintain a status quo जब तक आप एग्जाम दे रहे हो, और स्टेटस को जब आप मेंटेन कर लोगे तो चीज़ें आपकी काम हो जाएगी. ठीक है. आंसर माय क्वेश्चंस. यार फिर से भेज दो यार क्वेश्चंस अपना. Recollect mind, recollect in our mind after closing the book. What, which is the correct revision strategy? Yeah. हाँ तो here here somebody has raised a very good point. It's called recalling. Whenever you close your eyes after reading, whenever you close your eyes after reading, so your subconscious brain basically registers all the things that is there in your conscious brain. So अगर आप अपनी चीज़ों को फिर से जो है रिकॉल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड स्ट्रैटेजी. और ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो संडे आपका एक अगर रिवीजन डे है, सी इट्स अ वेरी आइडियल टाइम टेबल कि आप जो जो चीज़ पढ़ें आप संडे को उस चीज़ को रिवाइज कर लें, तो बहुत ही आइडियल बात हो जाएगी कहने के लिए. बट आई विल से दैट संडे को अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको हफ्ते भर की चीज़ें उसका 70% आप रिटेन कर लेंगे. सो इट्स अ वेरी गुड गुड स्ट्रैटेजी. और आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, रविंद्र हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. अरे बहुत डिफरेंस होता है यार. मॉक इंटरव्यू, आई गिव 2 मॉक इंटरव्यूज. वन वाज इन दृष्टि आईएएस एंड वन वाज इन खान जीएस. सो मॉक इंटरव्यू में दे प्लेस अ माइक ओवर हेयर. ठीक है. एंड basically you'll be less comfortable in mock interview than you will be in the original interview, I'll say, because वहाँ पे कोई माइक वगैरह नहीं है, आपको नहीं लगाया हुआ है, इतना सारा स्टाफ नहीं है आपसे बात करने के लिए. whenever you enter, वहाँ पे बस एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है जो आपके बीच में होगा. so this is how mock interviews and real interview situations are very different. तो उस दिन अपने आप को काम रखना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए. तो भाई अगर आप किसी के साथ चले जाएं इंटरव्यू देने, तो आई वाज वेरी लकी. माय रूममेट नितिन, ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, तो ही केम विद मी टू माय इंटरव्यू. तो छोड़ कर के आया था मेरे को. इज़ अ वेरी चिल गाय. तो मैं भी एकदम चिल था पूरे टाइम वहाँ पे. डू यू रिवाइज एंटायर अ डे इन वीकेंड? हाँ, यस, आई वाज सेइंग दैट इट्स एन आइडियल टाइम टेबल टू डू दैट. आइडियली आप अगर ऐसा चाहें तो आप कर सकते हैं. प्लान बी क्या है? प्लान बी क्या था? हाँ, प्लान बी यार यही है. मेरा तो सीएपीएफ ही था प्लान बी. और आई वाज आल्सो डूइंग माय लॉ, तो वो भी था प्लान बी में. सर, ओल्ड एनसीईआरटीज रीड करनी है क्या एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. पर्टिकुलरली आप ओल्ड एनसीईआरटीज को रीड करके ऐसा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक चेंज नहीं है. बाकी थीम्स वाली किताब इज़ वेरी गुड. आप उस पे भी अगर स्टिक करेंगे तो देयर इज़ नो इशू. ओके. सर, प्लीज टेल हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. यार, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, Tripti, you need to focus upon the basics. Now you to realize कि आप कहाँ खड़े हुए हो, कि आपको कितनी जर्नी जो है वो तय करनी है. तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप पॉलिटी से चालू करो. ज़्यादातर लोग पॉलिटी से ही चालू करते हैं, और पॉलिटी से चालू करने के बाद जो है ना, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप कुछ नया पढ़ रहे होते हो जो आपने कभी लाइफ में पढ़ा नहीं होता है पॉलिटी. तो कभी कभी आपका इंटरेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से वो बढ़ा करके रखती है. इट्स गुड. तो आप पॉलिटी से चालू करो, फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी, उसके बाद फिर आप शिफ्ट करो इकोनॉमिक्स पे, साइंस पे, और धीरे धीरे आपका सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा. सो नाउ आई एम अबाउट टू टेल. और क्वेश्चन क्या है? सर, टाइम टेबल मैनेज कैसे करें? हाँ, देखो, टाइम का मैनेजमेंट ये है कि 100% नो बडी इज एबल टू फुलफिल द टाइम टेबल. ओके.
इफ यू हैव प्लान सर्टन थिंग्स टू डू इन अ डे, तो 100% वो किसी का भी नहीं अचीव होता है, बट आप अगर उसको 70% या से 80% भी अचीव कर ले रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड. ओके, नाउ I'll talk about, I'll talk about my interview. So yeah, how I prepared for my interview. I'll say that during my interview preparation phase, for 2 months, I read two newspapers, the Hindu and the Indian Express. So I need not to purchase it, क्योंकि मैं जो है वो हिंदू पढ़ता हूँ और इंडियन एक्सप्रेस जो है वो पढ़ते हैं, ऑनलाइन मिल जाता था तो मैं ऑनलाइन पढ़ लेता था. उसका एडिटोरियल सेक्शन इज़ वेरी गुड. सो मैं दो न्यूज़पेपर्स पढ़ता था और पुराने करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए मैंने जो है वो यूज़ किया था विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स. और सिंस आई एम decently proficient in English, so English was never an issue for me. But if you're not proficient in English, I'll say that you can watch a lot of videos in English, and also if you are a movie buff, you can also watch movies in English, so that can improve upon your vocabulary. Specifically, आप documentaries देखिए, because that is also going to help you to write something on the DAF, detailed application form. So आप वहाँ पे इस चीज़ को भर सकते हैं. ठीक है. So this is how I prepared for interview. I went for 2 mocks, and after 2 mocks, I was going for the interview. I gave my last mock Drishtiwala on 11th, and 13th was my interview. So yeah, it happened. And मेरा इंटरव्यू में बोर्ड था, दिलीप दासा सर का बोर्ड था मेरा. सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज वेल एंड गुड. माय इंटरव्यू वाज समवेयर अराउंड 28 मिनट्स टू 30 मिनट्स. ठीक है. तो ऑन एन एवरेज लोगों का 22-24 मिनट्स होता है. मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि सर के और मेरे इंटरेस्ट जो है फुटबॉल से रिलेटेड वो थोड़े से सिमिलर थे, तो हमारा फुटबॉल पे कॉन्वर्सेशन हो गया था. तो या, so the interview basically depends upon your personality, a bit of current affairs, your opinion on different subjects, and basically what is your hobby, and a few opinion based questions. See, one of the person is a psychologist, and three people are basically senior grade IAS and IPS officers who are taking your interview. So they basically have tested your knowledge in your written examination, and they have tested your physical standards in the PST and MST. So now they want to test your opinion, they want to test your personality. So कुछ एक सवाल आता है कि सर अगर हमको इंटरव्यू में कोई सवाल नहीं आता है तो हम उसका कैसे जवाब दें. तो आप सिंपली बोल सकते हो, इफ इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आप सिंपली बोल सकते हो वहाँ पे कि सर अभी मुझे आइडिया नहीं है इस बारे का. ठीक है, मैं आई रीड अबाउट इट एंड नो गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है. और बट अगर आपसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसराइल और व्हाट द पॉलिसीज ऑफ इसराइल आर वेरी मच अग्रेसिव टुवर्ड्स द अदर मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, अब इस पे आपका ओपिनियन मांग रहे हो, अब आप वहाँ पे बोल रहे हो कि सर आई विल गेट बैक टू यू. सो दिस कांट बी डन. ओके. ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको अपना ओपिनियन रखना होगा, ओपिनियन आपका बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है. तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर बेटर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ओके. और एक फियर लोगों को ये भी आता है कि मैं हर चीज़ पे नो नो बोल रहा हूँ, सर सर आई डोंट नो, सर आई डोंट नो. सो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको जैसे 2-3 चीज़ें नहीं आ रही है, 3-4 चीज़ें नहीं आ रही है, तो अलग अलग तरीके से ना बोल सकते हो. जैसे सर आई डोंट नो, सर आई न्यू इट बट आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ. वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पे आप आंसर दे सकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया ना, तो फिर मामला बहुत खराब हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि फिर यू विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन. ठीक है. और बाकी जिनका जिनका भी पीएचडी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट. अपनी प्रिपरेशन पूरी रखना. हाँ, एक स्पेसिफिक मैटर मेरे साथ जो हुआ था, उसको कोई भी अगर बंदा जा रहा है फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, तो आई विल से कि यू अवॉइड इट. मैंने क्या था, मैं क्योंकि सुबह आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, तो मैंने ना सुबह थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था. सो आई हैड अ फ्यू वन एप्पल एंड 2 बनानास. तो उससे क्या था, मेरा वेट जो था वो 81 आ गया था. अब मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट जो है वो 80 के बिलो होना चाहिए. ठीक है. तो अब वहाँ क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड उन्होंने वहाँ ले लिया वही मेडिकल में ही कंसिडर होगा.
तो जिस दिन उन्होंने आपका वेट किया और हाइट ली, वही वेट और हाइट आपका जो है मेडिकल में भी पहले दिन यूज होगा। री मेडिकल में वो आपका वेट दोबारा करेंगे बट हाइट दोबारा नहीं करेंगे। तो अगर आपको वहां पे लग रहा है कि आपकी हाइट उन्होंने 1-2 सेंटीमीटर कम निकाली है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर दो, सर मेरी हाइट तो इससे ज्यादा है, एक बार आप उसको फिर नाप दो, ठीक है। और पहले कुछ मत खाओ, अपना वेट करा लो, 5-6 मिनट का टाइम मिलता है, फिर उसके बाद कुछ खा करके फिर आप भागो, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरा एक दिन वेस्ट हो गया था वेट के कारण, तो मेरा 1 केजी से मैं ओवरवेट आ गया वहां पे, और फिर मुझे अगले दिन जाना पड़ा री मेडिकल में। तो उसको अवॉइड करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड वे। यार, डर वर, जैसे प्रिपरेशन से डरना नहीं है। आई विल से दैट यू नीड टू एंजॉय योर जर्नी। ओके, इफ यू एंजॉय योर ओन जर्नी, इट विल बी वेरी गुड। ओके, हाउ डू यू डील विद मंडेनिटी? अरे यार, आई रियली लाइक टू I really like to watch a lot of web series, है ना? I use that thing in the detailed application form as well. So my life is really not mundane. मुझे ना हिस्टोरिकल वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। तो मेरा तो इंटरव्यू में देयर वाज दिस डिस्कशन अपॉन अ हिस्टोरिकल वेब सीरीज दैट वाज द राइज ऑफ द ओटोमन्स, ठीक है। तो उसमें उन्होंने स्ट्रैटेजिकल डिस्कशन वगैरह किया था कि आज के समय में आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हिस्टोरिकल वेब सीरीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं। डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, वर्ल्ड वॉर पे देखिए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे देखिए। इट्स वेरी गुड। यू you just need to find some hobby, some sports, something, and the mundanity of your life will be gone. Any other questions? आप पूछो, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछो। बस मैं देख लूँ, हैव आई कवर्ड ऑल द डायमेंशंस। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स कितनी यूजफुल है। आई से कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स यूजफुल तो हैं, जितने भी लोग डेटास प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग दोज डेटास फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट इटसेल्फ। बट आई से इफ somebody is doing your homework, why will you do that homework for your own self? I'll say that you avoid it. आप भाई जब विजन आईएएस की आप उठा करके पढ़ लेंगे मैगजीन, या किसी भी दूसरी इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ लेंगे, तो आप क्यों जाएंगे गवर्नमेंट साइट्स पे, ठीक है। तो current affairs, how to deal with current affairs, I'll say that try to be punctual with your newspaper. And if you're not punctual with your newspaper, don't make notes of newspaper, okay? Read the editorial, and if you find something that आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है अपने जनरल सिलेबस में, तो उसको जो है आप बना लीजिए नोट्स। वरना न्यूज़पेपर के नोट्स और न्यूज़पेपर की एनालिसिस वीडियोज ये सब मत देखा करो। और क्या बोलते हैं कि अपना ये मंथली मैगजीन जो आती है, इसको थोरोली कर लिया करो, क्योंकि जो भी चीज़ आपसे छूट जाएगी वो मंथली मैगजीन में आपको मिल जाएगी। और अगर उनसे भी छूट गई है तो एक जनरल पब्लिक से ही छूट गई है। फिर अगर जनरल पब्लिक से छूट गई है तो फिर, क्योंकि ये कंपटीशन जो है वो आपस में है आपका, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी इन, इफ मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। Sir, sir, will you recommend DD Basu over Lakshmikant? No, no, DD Basu is a very heavy book. You need to read it for law. If you have specifically law optional in the CSC paper, or you are actually doing law, तो सर वेब सीरीज से डिस्टर्ब नहीं होता था क्या? अरे, I'm not saying that if you have any other hobby, inculcate watching web series into your hobby. I'm just saying that my hobby was to watch web series. Okay, my hobby was to watch web series. So this is how I used to basically control the mundanity of my life. Okay, सर आप स्टडी कैसे करते थे? तो मेरा कोई स्टडी का स्पेसिफिक टाइम नहीं था, बट हाँ, जब भी मैं बैठता था तो मैं 1.5 आवर्स की शिफ्ट लेता था। फिर उसके बाद 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक लेकर के मैं पढ़ता था, और 6 से 8 घंटे की अपनी पढ़ाई दिन की बना करके चलता था। उससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है। एग्ज़ाम प्रेशर में हो सकता है कभी पढ़ लिया हो, बट उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा है। और
Any other questions? How to overcome breakups? यार, I am not the right person to answer these questions. It depends upon person to person. Okay, so आप इस चीज के लिए you can talk to your close people. हाँ, टेस्ट सीरीज बेसिकली मार्केट में तो अवेलेबल है, बट आई से दैट बिफोर ज्वाइनिंग टेस्ट सीरीज आई से दैट पीवाईक्यूज पे आपका होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. आपको हो सकता है कि ये लगे कि इट्स अ रिपीटेटिव कंटेंट, आई एम ऑल द टाइम सॉल्विंग द पीवाईक्यूज, बट आई सेड दैट व्हेन यू विल डू द रिवर्स इंजीनियरिंग एंड यू विल सॉल्व द पीवाईक्यूज, इट वुड बी वेरी गुड. ओके, और बार बार रिवर्स इंजीनियरिंग से पीवाईक्यू सॉल्व करने से, अगर आप देखिए सामने से पीवाईक्यू पढ़ेंगे और अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया, आपको यही लगेगा कि अरे यार, ये तो बार बार एक ही काम कर रहा हूँ. ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व करके अपने नोट्स में रिवर्स इंजीनियरिंग से ऑप्शंस को भी पढ़ें और जितना बार हो सके उतना बार करें. अब कुछ स्पेसिफिक बातें मैं करता हूँ, जैसे कि अब कुछ ऐसी बातें जैसे कि आपका कट ऑफ आपको पता है कि अब नहीं क्लियर होगा पेपर वन का. ठीक है, तो आपने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपको पेपर देख के समझ आ गया है कि मैं बहुत ही पीछे रह गया हूँ. तो इसमें ना कुछ एप्टीट्यूड लगा सकते हैं आप. जैसे कि अब कुछ एप्टीट्यूड मैं आपको बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स जब भी यूपीएससी पूछती है, तो उसमें ना मिनिस्ट्री ज़्यादातर गलत देती है. तो जैसे कोई भी डेटा दिया यूपीएससी ने आपको, ठीक है, तो आपके कान वहीं खड़े हो जाने चाहिए कि ये डेटा गलत हो सकता है. ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स में जैसे दो डेटा है, किसी में एक डेटा है, तो वहाँ पे भी फिर आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि किसमें डेटा जो है वो यूपीएससी ज़्यादातर गलत देता है. अगर आपने उस डेटा के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप उस स्टेटमेंट को आप रॉन्ग ही मान के चलिएगा, क्योंकि डेटा ज़्यादातर गलत देती है यूपीएससी. ओके, एंड दूसरी चीज़ हो गई कि जो सिंगल लाइनर्स होते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं, आप उनमें तुक्के मत मारिएगा. बिल्कुल, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस में आप तुक्के मत मारिएगा, क्योंकि उससे फिर क्या है कि आपके जो मार्क्स है ना वो नीचे आते हैं. सो डोंट डू दैट. एंड एनी अदर क्वेश्चंस? कोचिंग लगाना ज़रूरी है? कोचिंग लगाना ज़रूरी है? हाँ, कोचिंग लेना ज़रूरी है. नहीं, फॉर दैट पर्पस आई डोंट थिंक कि कोचिंग लेना ज़रूरी है. यू कैन डू सेल्फ प्रिपरेशन, एंड सेल्फ प्रिपरेशन से भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं. बट हाँ, इफ़ यू आर बेसिकली हैविंग द रिसोर्सेज टू टेक कोचिंग एंड यू वांट कि भाई मेरे को कोई एनसीईआरटीज और बेसिक जो है वो पढ़ा दे, तो ठीक है भाई, कोचिंग ले लो, कोई उसमें बुराई नहीं है. इट्स बेटर टू टेक हेल्प. ठीक है, आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी थी? यार देखो, मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ. ठीक है, अब उससे मेरा जो है एक बेस भी प्रिपेयर्ड है और मेरा लगभग लगभग सब कुछ जो है वो प्रिपेयर्ड है. अब जैसे सीएपीएफ सिविल सर्विसेज के बाद मेंस के बीच में होता है. ठीक है, तो मैं क्या करता था कि 10-15 दिन पहले से अ, थोड़े स्पेसिफिक सीएपीएफ के क्वेश्चंस लगाना चालू कर देता था और फिर उन्हीं के बेसिस पे रिवाइज कर लेता था चीज़ों को. और एक सब्जेक्ट था जो सिविल सर्विसेज में पूरा डिफरेंट पूछा जाता है और सीएपीएफ में पूरा डिफरेंट पूछा जाता है. साइंस के बेसिक्स आपको सिविल सर्विसेज में नहीं मिलेंगे और साइंस के बेसिक्स आपको सीएपीएफ में मिलेंगे. तो साइंस के लिए आपको क्या करना है कि साइंस की 9th या 10th की एनसीईआरटी या तो आप कंप्लीट कर लीजिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके आप पूर्ण रूप से उसी से नोट्स बना लीजिए और आपका काम हो जाएगा. मेरे पास साइंस के 7 से 8 पन्ने में नोट्स थे जो मैं सुबह एग्जाम में जाने से पहले तक पढ़ता रहता था, और मैं सिर्फ साइंस ही पढ़ता था उस टाइम पे, कि लास्ट के 2 दिन मैं सिर्फ साइंस को देता था, क्योंकि 30 सवाल आते थे उसमें. ठीक है, तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है का हो गया. और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस. लेट मी सी इफ एनी अदर डायमेंशन इज लेफ्ट टू बी आंसर्ड. गुड इवनिंग. Series answered about test series. Answered.
Any specific YouTube channels that help? There are a lot of toppers who have created YouTube videos. Their strategy, how to uh, deal with specific questions, and Study Funda भी एक है platform. Uh, I think they are pretty good at you CAPF content, so you can do that. हाँ, ये एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है बंदे ने. इट्स अ नाइस क्वेश्चन. हाउ टू डील विद एग्रीकल्चरल prospects of questions which are asked in CAPF examination and civil and the similar examinations. So agriculture basically ना दो दो डिसिप्लिन्स, और या कहो तीन डिसिप्लिन्स का थोड़ा सा एक इंटर मिक्स है. ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा एनवायरनमेंट. ठीक है, तो हर एक में आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा. बट मैं ये कहूँगा कि एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली अलग से अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स कर लिए, उसके स्कीम बेस्ड एस्पेक्ट्स कर लिए, इकोनॉमी बेस्ड एस्पेक्ट्स कर लिए, उसकी बेसिकली एमएसपी कौन देता है, एमएसपी कैसे आती है, सब आपने कर लिया. फिर उसके बाद आप उसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को भी साथ में पढ़ के एग्रीकल्चर को एक साथ आप निपटा सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज. एंड द सेकंड स्ट्रैटेजी वुड बी कि यू कैन बेसिकली स्टडी ज्योग्राफी. स्पेसिफिकली आपने ज्योग्राफी पढ़ी, फिर स्पेसिफिकली आपने जो है एनवायरमेंट पढ़ा, तो आपका कवर तो हो जाएगा. बट फिर उसको यू हैव टू एसिमिलेट. आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन एनवायरमेंट, प्लीज सर some suggestions. यार देखो, if you're struggling in environment you need to recognize कि if your base is weak or you're basically struggling with the current portion of environment. So current portion of environment में क्या है कि ज़्यादातर questions जो है ना वो अब दोनों के मिक्स आ रहे हैं. पहले क्या था कि करंट ही आता था ज़्यादातर. तो एनवायरनमेंट के लिए एक चीज़ है कि शंकर आईएएस की एक बुक आती है, बट वो थोड़ी सी बल्कि है. सो आई विल से दिस sir, he teaches Shivin Chaudhary sir का YouTube channel है. He has basically done this course for UPSC students. GS3 में it's asked about environment. So you can go through that lectures. I think there are 14 lectures. तो आपका environment का एक base बहुत अच्छे से clear हो जाएगा, and then you can easily cope up with the current affairs which come in the market. Okay. How to balance UPSC and state PCS? Yeah, this depends upon your state PCS examination. अब आपका PCS, if it is in sync with the PCS examination of UP, because UP is very much similar to the UPSC examination, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है. अब if it is specific as उत्तराखंड, तो you have to take care of the examination. State specific questions बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई state specific भी पढ़ना पड़ेगा. I'll say that most of the topics don't change, but still, if there are certain changes, तो आप स्टेट स्पेसिफिक किताब्स को पढ़िए और तब जाइए एग्जाम में. Any other questions? If you all have any other questions, you may post those questions. Syllabus, I've covered the syllabus, I've covered the sources, I've covered the interview. Okay. Now we still have 5 minutes, so I'll briefly discuss about how my interview went. Okay, so basically when I entered the interview room, so Dr. Dasa asked me the first question. So he related philosophy with history. So that was very interesting question. He said that Tushar, most of the people who have been great in war, who have been great in the world, who have achieved the greatness of different levels, have fought wars specifically. Okay, so they have been born in war periods, may it be Hitler, may it be Mussolini. Okay, but on the other hand, Osho says that we need to focus more upon social and economic aspects of history. What, according to you, as a student of history discipline, should be the focus of history writing in the modern times? So, this was the first question that he asked me. So, for 2 seconds, I was very much surprised that what question came to my mind. And then I basically came up with this answer that we need to follow a balanced approach towards both the history writing, which is existing
from basically what you're talking about is history from below and history from above. So both of the things need to be taken care of. And I used a beautiful quote by Edmund Brooke over there: if you don't remember history, you are doomed to repeat it. So that's the thing, if you're not going to study wars, you're doomed to repeat it. तो उस पे भी जो है ना, थोड़ा सा इफ यू आर वेल रेड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तो यूल बी मोर लेट्स से ऑन द पॉइंट, एंड यू कैन ब्रिंग अप कोट्स एंड यू कैन ब्रिंग अप थिंग्स, जिससे आपका इंटरव्यू आगे चल के थोड़ा फ्लो में जाने लगेगा और थोड़ा अच्छा जाएगा. इस फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड फॉर एन आई एस ऑफिसर? बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आई एस ऑफिसर का. एंड फिजिकल फिटनेस कोई उस सेंस की रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट हाँ बेसिक बेसिक एग्जामिनेशन होता है, physical examination. Any other questions? Nice played. Okay. Okay. I have answered this. I've answered this. Okay. You people got 3 extra minutes. You can send me any other questions if you want to. I'm also checking from my end if I have left any things. I could not get. Please explain. What do you want me to explain? Be specific. Acha, you're asking, is physical fitness required for an IAS officer? अबाउट द फिजिकल फिटनेस. यार सीएपीएफ में फिजिकल फिटनेस तो रिक्वायर्ड है. असिस्टेंट कमांडेंट आपको बनने के लिए फिजिकली आपको फिट होना पड़ेगा. आपको आपका प्रॉपर हाइट के हिसाब से आपका वजन होगा, और अगर आपका बीएमआई 25 के ऊपर है तो वो आपको नहीं लेंगे. ठीक है, तो सीएपीएफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है. बट आप अगर आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो नहीं, नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसके, और वो आपके फिजिकल बस टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल फिटनेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट है. Any other questions? Is it necessary for making notes like Lakshmikant? Yeah, it totally depends upon you. If you are a person that who can revise from books, you don't feel anxiety after reading books a lot of times, and you can read it n number of times. You can underline it. Seriously, आप underline कर लो उसी से और पढ़ लो. ठीक है, ओके, यू कैन डू दैट. एंड अगर नहीं है आपको भाई नोट्स, देखो नोट्स जल्दी रिवाइज होते हैं, बुक में अंडरलाइन तो करना पड़ेगा. जो जैसे अब यू हैव लिसन टू पीपल सेइंग दैट मैंने लक्ष्मीकांत 20 बार पढ़ी है. 20 बार पढ़ना इज नॉट इजी unless and until you have underlined it and you have prepared notes about it. Okay, so if you are going to read Lakshmikant today, it will take you at least 20 days to finish that book. That's a bulky book. So notes are important, but if you can make notes in your own book, that hardly matters. I never made specific notes of Lakshmikant. I underlined in the book. Sir, after you are selected in CAPF, you will get time to prepare for CSC again. See, they will not stop me from for preparing for CSC, but I have been allocated CRPF. So CRPF postings are mostly in the dense forest areas and northeast and Kashmir. So it depends. See, if you want to do it, if you have the will, you can do it. There's not going to be any specific support from the organization's point of view. They're not going to stop you. You can do it. Okay. So I think I have answered all the doubts, all questions, and I've covered all dimensions of the preparation. Okay. Now I'll end the stream and take your leave. टाइम मिलता है क्या स्टडी के लिए? हाँ, आफ्टर ऑफिस आवर्स डेफिनेटली. इफ यू आर नॉट इन अ डिस्टर्ब जोन, ऑफिस आवर्स के बाद इट इज़ ऑल योर पर्सनल टाइम. You can use it for your own leisure, and if you don't want to use it for your own leisure, you can basically go
about studying. It's totally up to you. Okay, it was nice coming onto this platform. I'll thank the UPSC Time team for inviting me. It was pleasure interacting with all of you. Okay, goodbye.